नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से सभी साथी आज के सेशन से जुड़ जाएं। आज हम विकास के सिद्धांत पर बात करेंगे। बाल विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं उस पर चर्चा होगी। प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बालक के विकास के जो सिद्धांत है, अर्थात कौन कौन से सिद्धांत बालक के विकास के लिए जरूरी है, आज इसी पर चर्चा होगी। साथ ही नए हैं भाई, चैनल से जुड़ेंगे। सीटेट जनवरी 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर रहे हैं। चलिए बात करेंगे विकास के सिद्धांत की। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं। विकास जिसको हमने कल बेहतर तरीके से परिभाषित किया हुआ है। आपने कल की वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप कल की वीडियो को देख पाएंगे। विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है वहीं से एक सिद्धांत बन जाता है। जी हाँ, निरंतरता का सिद्धांत यहीं से निकल कर आता है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलते रहता है। जब भी बात आई या आएगी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, तो वह निरंतरता के सिद्धांत पर आएगा। अर्थात चाहे वह गर्भस्थ शिशु हो, चाहे एक प्रौढ़ ही क्यों ना हो, उनका जो विकास है जीवन भर चलते रहता है। 0 वर्ष के हो या 80 वर्ष के ही उम्र के क्यों ना हो, उनका जो विकास है होते रहता है। इसीलिए विकास को निरंतरता का सिद्धांत कहा गया है। अगले पर बात करेंगे विकास की दिशा सिद्धांत। अब विकास की जो दिशा है 2 तरीके से होती है। 2 दिशा मतलब 2 प्रकार से हम विकास के जो दिशा सिद्धांत है उसको जानते हैं। पहला आता है मस्तकाधमुखी। देखिए, विकास की दिशा जो है सिर से पैर की दिशा में होता है, और यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो विकास की दिशा है सिर से पैर की दिशा में विकास होता है, और इसी को मस्तकाधमुखी विकास कहा जाता है। एक विकास होता है सिर समीप दुर्भिमुख, जो कि मध्य से शुरू होकर बाहर की ओर होता है। एक तो सिर से पैर की ओर, दूसरा मध्य से बाहर की ओर। तो ये जो विकास है इन्हीं 2 दिशाओं में बालकों का विकास जो है हमको देखने को मिलता है। ठीक है भाई, आगे बात करेंगे समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखो, समान प्रतिमान का सिद्धांत से तात्पर्य है प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे भाई देखो, मनुष्य एक जाति है, इसी तरह से जो जानवरों में जैसे हाथी ले लिए, हाथी मतलब एक हाथी नहीं, हजारों हाथी लाखों हाथी मिलेंगे, तो हाथी एक जाति है। जैसे मनुष्य में हजारों लाखों मनुष्य मिलेंगे, वैसे ही मनुष्य की अपनी एक अलग नीति नियम है, अलग तौर तरीके हैं, और ये अपने ही तौर तरीके का प्रतिमान का अनुसरण करता है। मतलब शादी करना है, विवाह के नियम अलग हैं, छठी बरही करना है ओकर नियम अलग है। अर्थात ये अपने द्वारा जो बनाए गए जो नियम हैं उनका अनुकरण करता है। इनके लिए यही एक सामाजिक प्रतिमान है जिनका विकास बाल्य अवस्था से शुरू हो जाता है। दूसरी ओर मैंने बात किया हाथी की, तो भाई उनकी अपनी अलग तौर तरीके होंगे। वो कैसे करता है, क्या करता है, कितने देर सोता है, किनके पीछे चलता है, उनकी मुखिया कौन होती है, तो ये दुनिया भर के है ना भाई। तो ये अपनी एक अलग तौर तरीके हैं। इसलिए कहा गया है सामाजिक प्रतिमान के सिद्धांत में कि प्रत्येक जाति जो है अपनी जाति के ही अनुरूप प्रतिमान का ग्रहण करता है, उन्हीं को अनुकरण करता है, अनुसरण करता है। ठीक है भाई, चलिए अगला देखिए, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब सामान्य मतलब शुरुआत में जब बच्चा शिशु के रूप में होता है तो एकदम सिंपल सामान्य कार्य करता है। सबसे छोटा रहेगा तो टुकुर टुकुर वो देखता ही रहेगा, फिर अपने हाथों से चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है।
थोड़ा बड़ा होगा उठ के बैठना सीखेगा। फिर थोड़ा बड़ा हो, देखो पहले की कार्य क्या था, एकदम नॉर्मल था, उसके बाद सामान्य कार्य था, उसके बाद अब कठिन कठिन कार्य, उठना, उठ के बैठना, बैठ के चलने की कोशिश करना, फिर दौड़ने की कोशिश करना, ये कार्य उससे और ज्यादा कठिन है कि नहीं है। पहले के जो कार्य है जो केवल टुकुर टुकुर देख रहा है, अब जो कार्य कर रहा है, उठ रहा है, दौड़ रहा है बैठ के, ये कार्य पहले के कार्य से विशिष्ट है। इसलिए विकास को सामान्य से विशिष्ट की ओर माना गया है। क्लियर है भाई। चलिए अगला बात करेंगे पूर्वानुमान का सिद्धांत। देखो विकास जो है ना वह पूर्व अनुमान पर आधारित होता है। अब कैसे पूर्व अनुमान पर आधारित होगा, तो जो विकास किस दिशा में होगा इसका हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं। और ये अनुमान हमको लगता कैसे है, अक्सर आप देखेंगे, आप पाते हैं साथियों, जिस बच्चे के माता पिता की हाइट कम है, छोटे छोटे हाइट का है, हम बच्चों का ही पूर्वानुमान लगा सकते हैं, बच्चों का भी हम पूर्वानुमान से बता सकते हैं इनकी भी हाइट ज्यादा नहीं होगी। मोटाई बढ़ने लगता है तो हम जान लेते हैं कि इनके माता पिता मोटे हैं, फोदल्लू टाइप के हैं, तो ये लोग लड़का लोग भी क्या होंगे भाई, फोदल्लू होंगे, है ना। तो ये हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं विकास को लेकर। इसलिए कहा गया है ये जो विकास में पूर्वानुमान के सिद्धांत भी कार्य करता है। पूर्व से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति की बुद्धि कैसे रहेगी, उनका विकास किस तरह से होगा, उनके रंग, रूप, तौर तरीके, सभी चीजों का हम अनुमान लगा सकते हैं। आगे बात करें व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। देखो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, तो प्रत्येक बच्चा किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसी को व्यक्तिगत भिन्नता। एक कक्षा में मान लीजिए कक्षा 3 में 15 बच्चे हैं। अब ये 15 जो बच्चे हैं साथियों, हर बच्चा किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग होगा ही। 15 बच्चों की एकदम मैच नहीं करेगा, किसी में और कुछ अलग होगा, किसी में और हटके चीज होगा, किसी में और हटके होगा, लेकिन उन 15 बच्चों में कोई चीज सिमिलरली नहीं रहेगी, सिमिलर नहीं रहेगी, कुछ डिफरेंट हमको देखने को मिलेगा ही। और यही जो डिफरेंट है, यही जो अंतर है 15 बच्चों में, वही अंतर क्या कहलाता है भाई, व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए हाँ, थोड़ा मैं इसमें और बता देता हूं, ये जो व्यक्तिगत भिन्नता है ना, एजुकेशन को लेकर भी हो सकता है, शिक्षा को भी लेकर हो सकता है। कैसे, जो देखेंगे, मैंने अभी कहा कक्षा 3 में मान लीजिए 15 बच्चे हैं, तो उनमें से कोई बच्चा ऐसा होगा जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कोई बच्चा धीमी गति से सीखता है, तो कोई ऐसे भी बच्चे हमको दिखाई पड़ने लगता है बिल्कुल भी नहीं सीख पाता। तो यही तो व्यक्तिगत भिन्नता है, जो केवल और केवल सीखने में ही नहीं, बल्कि रंग, रूप, काया, चलना फिरना, घूमना, अध्ययन करना, पढ़ना, ज्ञान, तमाम चीजों में हमें जो है डिफरेंट देखने को मिलता है। ठीक है भाई। चलिए 7वां देखिए, 7वां क्या है, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, विकास कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता भाई। विकास केवल शारीरिक विकास ही हो, मानसिक विकास नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब मान लीजिए, देखो यहां पर एक व्यक्ति है, ठीक है, मैं एक डायग्राम के रूप में जैसे भी लिखा हूं, ये एक व्यक्ति है। अब ये यहां पर जैसे संज्ञानात्मक विकास, गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, अब ये है हमारे पास। जरूरी है क्या कि वो एक निश्चित
क्रम में ही चले, सीधी रेखा में ही चले। वो कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी तो संज्ञात्मक विकास पहले हो सकती है, या फिर कभी शारीरिक विकास गत्यात्मक विकास होगी, तो कभी असंवेगात्मक हो सकती है, तो कभी नैतिक विकास हो सकती है। जरूरी नहीं है, इसलिए कहा गया है भाई विकास कभी भी जो है सीधी रेखा में नहीं चलता, और ना ही इनकी जो स्पीड बराबर होगी। कहने का क्या तात्पर्य है भाई, इनकी जो स्पीड है वो भी क्या होगा, कम या ज्यादा हो सकता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए यहां पर 12 साल का दो बच्चा हमारे सामने है, 12 साल का दो बच्चा हमारे सामने है, जरूरी है क्या कि दोनों की हाइट एक बराबर रहे, दोनों की बुद्धि एक बराबर रहे? नहीं ना। क्यों नहीं भाई? क्योंकि तेज या धीमी जरूरी है क्या? देखो, एक बच्चा ज्यादा अगर उनका शारीरिक विकास हुआ, वो ज्यादा लंबा दिखने लगता है, दूसरा बौना दिखने लगता है। हम उम्र है, उसी कक्षा का है, उसके बाद भी उनकी हाइट कम ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? इसी वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, जो कि धीमी या तेज कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें इसमें एकीकरण का सिद्धांत। देखो, अब एकीकरण का सिद्धांत क्या है? तो बच्चे हाथ और पैरों का उपयोग एक साथ करते हैं, उसी को एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब पहले बच्चा नहीं कर पाता, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, पहले तो चुपचाप सूते, हाथे ऐसे ऐसे हालात रहे, है ना, थोड़ा बढ़ते उम्र हाथ गोड़ सब एक साथ उपयोग करना शुरू कर देते। और जब बच्चा एक साथ हाथों, पैरों, नाक, कान, मुंह सब का उपयोग कर रहा है ना भाई, हाथ और पैरों दोनों का उपयोग एक साथ कर पा रहा है, मतलब हम समझ जाते हैं कि वो एकीकरण कर पा रहा है। ये भी एकीकरण का सिद्धांत के अंदर आता है। तो ये 8 प्रमुख सिद्धांत है जो बालक के विकास को लेकर ये सिद्धांत दिखाई पड़ते हैं। अर्थात बालक में गर्भ अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक इतने सारे सिद्धांत से बच्चा जो है होकर गुजरता है। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है? देखो भाई, विकास को प्रभावित करने वाले कारक पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से कारक है जो इसी विकास को प्रभावित कर सकता है? अब विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, हम जल्दी जल्दी इसको करेंगे, ये बेसिक चीजें हैं। देखो, सबसे पहले आता है वंशानुक्रम। अब वंश बहुत ज्यादा मायने रखता है विकास को प्रभावित करने के लिए। मैंने पहले भी बताया, अगर माता पिता सांवला है, बेटा बेटी भी सांवला होगा। अगर माता पिता बौना है, बेटा बेटी भी बौना होगा। क्यों? वंशानुक्रम का यहां पर प्रभाव हमको देखने को मिलता है। ठीक है, वातावरण भाई, यदि सही वातावरण नहीं मिलेगा, सही पोषक नहीं मिलेगा, अब वातावरण मान लो सही नहीं मिला, उसको अच्छे से खेलने बुलने को नहीं मिला, तो उनका शारीरिक विकास भी रुकता है। तो ये भी जो है प्रभाव डालता है। आहार अर्थात खान पान, सही पोषक तत्व नहीं मिल पाता, सही खाना पीना बच्चों को नहीं मिल पाता, तभी उनका व्यवहार, उनका विकास जो है क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। जिस उम्र में बच्चों की उम्र के आधार पर, अर्थात जिस उम्र में बच्चों का विकास होना चाहिए, शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, यदि उस उम्र में बच्चों को कोई भयानक रोग हो गया है ना, बढ़ती उम्र में अगर कोई रोग हो गए, तो फिर ओकर जो है रोग के वजह से ओकर विकास रुक जाते। जैसे कि एक ऐसी स्थिति मेरे सामने आस पड़ोस में एक ऐसी घटना है जो क्या हुआ था, बच्चे की उम्र बढ़ रही थी, उसी बीच में बच्चे को पीलिया हो गया, तो उनका जो है शारीरिक विकास रुक गया, और आज वो बच्चा एकदम पतला दुबला दिखता है। तो ये विकास जिस उम्र में बढ़ना चाहिए, उसी उम्र में यदि कोई बीमारी हो जाती है ना, तो ये जो है रोग के वजह से फिर विकास प्रभावित होने लगता है। इसके अलावा जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, यह भी जो है विकास को क्या करता है भाई, प्रभावित करता है, प्रभाव डालता है। ठीक है, वृद्धि भी
भाई वृद्धि भी विकास का ही हिस्सा है, विकास के अंदर ही वृद्धि आता है। और यौन ये भी जो है इनके ही एक कारण है। ठीक है, तो ये तमाम जो कारण है विकास को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, ये तमाम कारण जो है विकास को प्रभावित करता है, इसको भी आपको याद रखना है। यहां पर बात आती है थोड़ा सा मोटी मोटा क्रियात्मक कौशल की। देखो, जब हमने एकीकरण का सिद्धांत देखा तो इसमें क्रियात्मक कौशल को याद रखेंगे। हाथों पैरों का अगर सही तरीके से उपयोग करना जान रहा है, वो एकीकरण कर पा रहा है, तो क्रियात्मक कौशल स्कूल पूर्व अवस्था में बच्चों की हड्डियां बहुत मुलायम होती है और लचीला होता है। अब देखे होगे जब शिशु रहता है तो उसका एकदम हड्डी एकदम कमजोर है ना, लुदलुदा कथंजला। अब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपने हाथों पैरों का उपयोग करने लगता है और समन्वय करता है, और यही कौशल कहलाता है। कौशल को दो भागों में बांटा गया है, स्थूल क्रियात्मक कौशल और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। पहला आता है स्थूल क्रियात्मक कौशल। अब इस कौशल में बच्चे जो शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना और उन पर समन्वय करना सीखते हैं, अर्थात ये जो विशिष्ट कार्य है, स्थूल क्रियात्मक कौशल में विशिष्ट कार्य जो बच्चे करना सीखते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, ठोकर मारना, ये बड़े बड़े कार्य हैं जो कि बच्चे सीखते हैं, और ये सब कार्य सीखना स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंदर आता है। ठीक है, स्थूल के बाद में सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल क्या है भाई? तो सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे। अब इस सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में छोटी छोटी मांसपेशियां सक्रिय होती है। चूंकि यहां पर छोटी छोटी मांसपेशियां सक्रिय है, मतलब अब अभी हमने कहा हाथों और पैरों, अब जो हाथ पैर की जो उंगलियां हैं वो सूक्ष्म काम करेगा। जैसे लिखना, इसमें केवल उंगली का उपयोग होता है। बटन दबाना, बटन बंद करना, जैसे शर्ट वगैरह के बटन लगाते हैं ना बच्चे लोग, ये सब सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। कंघी करना, ये सभी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। तो ये कार्य भी जो है बच्चे करना सीखते हैं। तो ये जो कौशल है स्थूल और सूक्ष्म, बच्चों में विकास के साथ साथ ये कौशल भी जो है विकसित होते जाती है। तो ठीक है भाई, आज की कक्षा को हम यही रखेंगे। आपके जो टॉपिक 2 है इतना ही था मेरे दोस्तों। अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। सीजीटेट तो आप पास है, यदि सीटेट वाले हैं, केंद्रीय वाले हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश के हो, किसी भी राज्य के साथी बिल्कुल हमसे जुड़े। निःशुल्क कक्षा की तैयारी जो है हम करवा रहे हैं। सभी विषयों का एक एक करके बारी बारी हम क्लासेस लेते जा रहे हैं और आप सभी के लिए लेंगे। तो जो भी नए साथी हैं, चाहे कोई भी राज्य के हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।